हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन काफ़ी विस्तार से मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इन्हीं टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पूछे हुए प्रश्न पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो एल्युमिनियम अयस्क कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बॉक्साइट। हम सबको पता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है, और जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट से ही क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, बॉक्साइट जो प्राप्त होता है दोस्तों, जब पूछेगा किस चट्टान से प्राप्त होता है, तब आपको बताना लेटेराइट चट्टान से। किस चट्टान से प्राप्त होता है? लेटेराइट चट्टान से प्राप्त होता है। और पूछेगा कि एल्युमिनियम जो है वो कहाँ सर्वाधिक, बॉक्साइट जो है हम लोग भारत में सर्वाधिक कहाँ है? तो आपको उड़ीसा याद रखना है। क्या रखना है? सर्वाधिक उड़ीसा में। फिर उसके बाद में दोस्तों, उड़ीसा के बाद में आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, गुजरात। ये सब जो है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, अगर खान की बात पूछे कि बॉक्साइट की खान कहाँ कहाँ है, कौन कौन खान है, तो आपको बताना कोलाहारी की खान, कोरापुर की खान, वोलागिर की खान और पंचम ताली। ये सब जगह आपको याद रखना है। और बॉक्साइट का उपयोग पूछेगा हम लोग किस में करते हैं, तो वायुयान बनाने में। क्या बनाने में? वायुयान बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में। तो इन सब चीज़ को बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। तो आपको इतना सारा प्रश्न बॉक्साइट से याद रखना है जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सरहिंद शहर किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, सरहिंद शहर पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, सरहिंद शहर जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सतलज नदी पर दोस्तों पूछेगा कौन सा बांध है, तब आपको बताना भाखड़ा नागला बांध। क्या बताना है? भाखड़ा नागला बांध पूछेगा किस नदी पर है, तो आपको क्या बताना है? सतलज नदी पर है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न भैया है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, उपापचय क्या है? दोस्तों, उपापचय क्या होता है? उपापचय जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? अभी भी मैंने आपको बॉक्साइट की कुछ जगह का नाम बताया। तो सबसे अधिक कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। फिर उसके बाद में एपी आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर गुजरात आता है। फिर उसके बाद में गुजरात हो गया। तो ये तीनों क्या है? अग्रणी राज्य है। तो इनके जो खान है कौन कौन है? कोलाहारी की खान, कोरापुर की खान, वोलागिर की खान और पंचम ताली की खान। तो यहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। आपको ये बात याद रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बॉक्साइट का अयस्क पूछे क्या होता है, तो बॉक्साइट का अयस्क कोरंडम आपको याद रखना है। क्या रखना है? कोरंडम। कोरंडम पूछेगा किसका अयस्क है, तो आपको क्या बताना है? बॉक्साइट का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अगला है, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? फ्लाइंग फॉक्स पूछ रहा है कि क्या है। तो दोस्तों, फ्लाइंग फॉक्स ये दुनिया का सबसे बड़ा चमगादड़ है। क्या है? सबसे बड़ा चमगादड़ है। तो आपको चमगादड़ याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, चमगादड़ पूछेगा कि किस तरह के तरंग को उत्पन्न करती है, आपको बताना है प्रासरव तरंग। क्या बताना है? प्रासरव तरंग को कौन उत्सर्जित करती है, तो आपको क्या बताना है? चमगादड़ करती है। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों, फोबोस और डाइमोस ये जो है मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह को दोस्तों हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? मंगल ग्रह को कहते हैं। अच्छा, शनि ग्रह का उपग्रह का नाम दोस्तों अगर पूछेगा, तो शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह आपको क्या बता देना है? क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। शनि ग्रह का उपग्रह पूछेगा क्या है?
चंद्रमा है और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा, सबसे बड़ा, तो आपको टाइटन बताना है। क्या बताना है? टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह शनि ग्रह का कौन सा है? टाइटन है, आपको ये बात याद रखना है। और चंद्रमा पर पूछेगा दोस्तों सर्वाधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपको टाइटेनियम याद रखना है। क्या रखना है? टाइटेनियम याद रखना है। और बृहस्पति ग्रह का उपग्रह का नाम अगर पूछे तो बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है कौन सा हो जाएगा? ये ज्ञानीमेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानीमेड। दोस्तों पूछेगा किसका उपग्रह है, तो आपको क्या बताना है कि यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, आपको ये बात याद रखना है। और आपको 2 ग्रह के बारे में और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह ये 2 ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जिसके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा 2 उपग्रह है जिसके ग्रह है जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध ग्रह आपको लगाना है। और दोस्तों शनि ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? आग के छल्ला वाला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आग का छल्ला वाला ग्रह भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है कि यह किस देश में है, तब आपको क्या बताना है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान में। क्या हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग राजस्थान में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उनको हम लोग जान जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है, तो आपको क्या बता देना है? राजस्थान में है। फिर आपको बताना है रणथंभौर। रणथंभौर भी बता देना कहाँ पर है। रणथंभौर भी दोस्तों यहीं पर है, आपको ये बात बताना है। फिर डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क भी पूछेगा कहाँ है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क भी दोस्तों कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डेजर्ट भी हो गया, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी पूछेगा कहाँ है, कुंभलगढ़, तभी आपको क्या बताना है कि ये भी राजस्थान में है। आपको इतने सारे उद्यान आपको याद रखना है राजस्थान के बारे में। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो। और रोज़ क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, उसको क्लिक कर करके आप पीडीएफ तक पहुंच सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो दोस्तों घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ रहा है, ये कहाँ है, तब आपको क्या बता देना है कि यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में और कौन कौन सा है, आपको सब थोड़ा याद रखना है नाम। संजय नेशनल पार्क, क्वेश्चन पूछेगा कि संजय नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क भी पूछेगा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। फिर आपको याद रखना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी पूछेगा कहाँ है, तो भी आपको यही जगह बता देना है। फिर आपको क्या याद रखना है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी पूछेगा कहाँ है, तो भी यही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको याद रखना है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ भी पूछेगा कहाँ है, तो बांधवगढ़ भी यहीं पर है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको ये बात याद रखना है। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये भी पूछेगा कहाँ होता है, तो ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। सबसे छोटा पार्क पूछेगा क्या कौन सा है, तो आपको बताना साउथ बटन, सबसे छोटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे छोटा पार्क आपको क्या बताना है? साउथ बटन बताना है। चलिए बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट कमेंट में एक बार लिख डालिए, जब सबसे छोटा पार्क साउथ बटन है तो सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। और दोस्तों काजीरंगा एक पार्क आपको और याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क, आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए कहाँ पर है और ये किसके लिए फेमस है। आपको ये प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो अभी मैंने आपको बताया बांधवगढ़ कहाँ पड़ता था? मध्य प्रदेश में पड़ता था। मध्य प्रदेश का मैंने कितना सारा नाम बताया, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, राष्ट्रीय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, सतपुड़ा, ये सब पूछेगा कहाँ है, तो ये सब का आंसर क्या हो जाने वाला है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड का दोस्तों मैं कुछ आपको राष्ट्रीय पार्क बताता हूँ। तो गोविंदा नेशनल पार्क, क्वेश्चन पूछेगा कि गोविंदा नेशनल पार्क कहाँ है। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर राजाजी नेशनल पार्क, फिर राजाजी नेशनल पार्क। दोस्तों ये सब पार्क पूछेगा कहाँ पर है, तो आपको क्या बता देना है कि उत्तराखंड में है। तो ये सब उत्तराखंड का था, मध्य प्रदेश का तो पहले बता ही चुके थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो शुरुआत किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट का, इसका शुरुआत 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये क्यों किया गया था, तो आपको याद रखना है, सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए क्या चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, हाथियों के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की पहली यूरेनियम की खान कहाँ पर है भैया, जादूगोड़ा में है। कहाँ है, जादूगोड़ा में है। ये जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है, तो ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। आपको ये बात याद रखना है दोस्तों। झारखंड में एक जगह और है, सिंगरौली। क्या है, झारखंड में आपको याद रखना, सिंगरौली। ये सिंगरौली जो है दोस्तों, सिंगरौली, ये आपको याद रखना, ये कोयले के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। लेकिन झारखंड में जो जादूगोड़ा है, यह यूरेनियम के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। और यूरेनियम काफ़ी महंगा धातु होता है। और यूरेनियम को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं, पीला केक। क्वेश्चन पूछेगा कि पीला केक किसको कहते हैं, तो हम लोग यूरेनियम को दोस्तों क्या कहते हैं, पीला केक कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि यूरेनियम डेटिंग से किसका पता लगाया जाता है। दोस्तों यूरेनियम डेटिंग से जो है चट्टानों के आयु का पता लगाया जाता है। चट्टानों के आयु का पता पूछेगा किससे लगाया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी कौन सा है, तब आपको बता देना है तुंगभद्रा नदी। क्या बताना है, तुंगभद्रा नदी बता देना है। पूछेगा ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। आपको ये बात याद रखना है, तुंगभद्रा नदी, नदी कहाँ है, कर्नाटक में। फिर आंध्र प्रदेश में, एपी हो गया। फिर और एक जगह और आपको याद रख लेना है, तेलंगाना से होकर बहती है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर कौन सी नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी बहती है। और तुंगभद्रा नदी के दोस्तों प्राचीन नाम, अगर इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना पंपा। क्या बताना है, पंपा। पंपा जो है दोस्तों इसका प्राचीन नाम है, आपको ये बात याद रखना है। और यह पूछेगा किस नदी की सहायक नदी है, तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सा, तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि कृष्णा नदी के तुंगभद्रा नदी के पास में कौन सा ऐतिहासिक शहर है, तब आपको बताना है हम्पी। क्या बताना है, हम्पी। क्या बताना है, हम्पी। दोस्तों इसी हम्पी में दोस्तों एक मंदिर है, काफ़ी फेमस है, विरूपाक्ष का मंदिर। विरूपाक्ष का मंदिर, विजयनगर साम्राज्य, आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा हम्पी के बारे में, क्योंकि हम्पी साम्राज्य जो था वो विजयनगर के काल में ही था। तो आपको ये सब बात पता होगा। तो क्या बता देना है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कृष्णा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है। तो कृष्णा नदी पर दोस्तों आपको याद रख लेना है कि दो बांध है, दो बांध है कृष्णा नदी पर। एक को कहते हैं अलमट्टी बांध, एक को कहते हैं अलमट्टी बांध। अलमट्टी से याद रख लेना है क्योंकि कृष्ण भगवान ने दोस्तों क्या खाया था, मट्टी खाया था, इसलिए दोस्तों कृष्णा नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा, अलमट्टी बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और एगो और बांध आपको याद रख लेना है, भगवान कृष्ण का दोस्त कौन था, अर्जुन बांध, अर्जुन। तो अर्जुन सागर बांध भी पूछेगा कहाँ है, किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर बना है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है 2011 की जनगणना से पहले भारत में लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था। तो
2011 के जनगणना से पहले भारत का लिंगानुपात को कब रिकॉर्ड किया गया था? तो 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला। आइंस्टीन जो एक भारतीय वैज्ञानिक था, इनको दोस्तों भारतीय नहीं दोस्तों, यह एक साइंटिस्ट था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह 1921 में मिला था। कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? 1921 ईस्वी में मिला था। पूछेगा क्यों मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसको मिला था। इसी को हिंदी में कहते हैं प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव। तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, हिंदी में प्रकाश के विद्युत प्रभाव। इनके सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में और भी कुछ तथ्यों को एग्जाम की दृष्टिकोण से हम लोग याद रखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो आइंस्टीन को हम लोग आधुनिक फिजिक्स का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक फिजिक्स का जनक कहते हैं। आधुनिक फिजिक्स जनक मतलब क्या? पिता। तो आधुनिक फिजिक्स का पिता भी पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन लगाना है। और आइंस्टाइन के बारे में क्या रखना है? आइंस्टाइन का कुछ अगर सिद्धांत की बात पूछे, दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। सापेक्षता का सिद्धांत पूछेगा कौन दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये तो देखिए कि इसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और ब्राउनियन गति का नियम पूछेगा कौन दिया था? तो ये भी आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आपको ये बात याद रखनी है। दोस्तों इन्होंने ऊर्जा का समीकरण भी दिया था। आइंस्टाइन का पूछेगा कि ऊर्जा का कौन सा समीकरण है? आपने बहुत पढ़ा होगा, E बराबर mc स्क्वायर। यह समीकरण कौन दिया है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न आपके सामने में है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? दोस्तों अगर किसी गतिमान वस्तु का वेग अगर 1.5 गुना बढ़ जाता है तो उसका जो गतिज जो होता है दोस्तों 2.25 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2.25 गुना बढ़ जाएगा। अगर किसी वस्तु का वेग को 2 गुना किया जाए, यहाँ 1.5 गुना किए हैं, अगर हम मान लेते हैं किसी वस्तु का वेग को हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं? 2 गुना करेंगे, तब पूछेगा कि इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। दोस्तों जब इसका 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? तो इसका 2 गुना, जब कोई वेग को हम लोग क्या किया? 2 गुना किया, तो इसका गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाता है। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 100 सड़िया प्रश्न रखने से बढ़िया भैया ये सब प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, ये जल्दी सबका दिमाग में रहता नहीं है। और अगर पूछ लेगा कि अगर गतिज ऊर्जा को आधा कर दे, तो हमने देखा कि एक बार 2 गुना किए, एक बार 1.5 गुना किए, 1.5 गुना किए तो 2.25 गुना बढ़ गया, अगर 2 गुना कर दिए तो 4 गुना बढ़ गया। लेकिन इस बार हम लोग क्या करते हैं कि गतिज ऊर्जा को आधा कर देते हैं। यदि किसी गतिज ऊर्जा को दोस्तों हम लोग आधा कर देंगे तो आपको याद रखना है कि जब हम आधा कर देंगे दोस्तों, तो इसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया आपके सामने में है, भीषण सर्दी में ठंड देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। जब भीषण सर्दी का मौसम होता है तो ठंडे प्रदेशों में, जहाँ ठंडा होती है वहाँ पर दोस्तों पानी की पाइप फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्या होता है दोस्तों? पानी जमने पर फैलता है। जब यह फैलता है तो पाइप में दबाव बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? पाइप में दबाव बढ़ जाता है। तो दबाव बन जाने के कारण क्या होता है दोस्तों? पाइप फट जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, यानी दबाव बढ़ा तो फटेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है तो दबाव क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है। दोस्तों किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण हो सकता है? तो किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का जो कारण है, उनके अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल। क्या है? उनके अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल जो है वह पृष्ठ तनाव का कारण हो सकता है। अब मैं आपको और भी बातें मैं आपको बताता हूँ पृष्ठ तनाव से रिलेटेड। दोस्तों अगर ताप को बढ़ा दे, अगर हम ताप को क्या कर दे, बढ़ा दिए हैं, ताप को बढ़ा देंगे तो पृष्ठ तनाव हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाता है ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको बताना कि घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है, तो आपको क्या बता देना है, पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों वर्षा का बूंद भी क्या होता है, वर्षा का जल भी बूंद जो होता है क्या होता है, गोलाकार होता है। आपको ये बात याद रखना है, गोलाकार होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गर्म खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है ठंडा खाना की अपेक्षा, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक ज़रूरी बात, रोज क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से चाहे तो वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पड़ा होता है लिंक, जाइए उन लिंक को आप क्लिक कीजिए और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब इनसे आगे का प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।